रीबर्थ ऑफ माई क्रेजी क्वीन एपिसोड 11 ओबरॉय मेंशन। मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि अक्सगाई में नहीं आया था। दोनों ही हॉल में नाच रही थी। पूरे हॉल में दिलबर वाला गाना चल रहा था। सभी नौकर भी बहुत ज्यादा खुश थे। मिसेज राणा ने स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा कम करते हुए रुक्मणी जी से खुश होकर कहा, अंडरस्को मॉम, उस लड़की का चेहरा देखने लायक था। अक के ना आने पर कैसे उसका चेहरा काला पड़ गया था। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। उसे इस तरीके से देखकर मन तो कर रहा था कि उसकी फोटो खींच लूं। और जब भी मेरा मन उदास होगा तो उसकी तस्वीर देखकर मैं अपने मूड को सही कर लूंगी। ये सुनकर रुक्मणी जी भी एक्साइटेड होकर कहती है, अंडरस्को तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक मिनट। इतना कहकर वो गाना बंद कर देती है और कुछ सोचने लगती है। उनके चेहरे पर थोड़े परेशानी के भाव थे। मिसेज ओबरॉय उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछती है, अंडरस्को क्या हुआ मॉम, आप परेशान क्यों हैं? क्या कोई बड़ी बात है? रुक्मणी जी कुछ सोचते हुए बोली, अंडरस्को पर यह समझ नहीं आ रहा कि उस होटल रूम में उस एंग्री बॉय के साथ कौन सी लड़की रही होगी। कहीं वह उस चुड़ैल नाज से भी ज्यादा खतरनाक तो नहीं है। ये नाज बहुत चालाक है। कहीं ये किसी को नुकसान न पहुंचा दे। कभी कभी तो मुझे लगता है हमारी वी के गायब होने के पीछे इसी का हाथ है। सब शैतान मरे होगे तब पैदा हुई होगी। कीड़े पड़े उससे, उसके बालों को कौवे नोच नोच कर खाएं। कहकर वो अजीब सा मुंह बनती है और मन ही मन उसे श्राप देने लगती है। मिसेज ओबरॉय के चेहरे पर भी टेंशन झलकने लगी, मगर फिर वह अपना सर झटकते हुए बोली, अंडरस्को मॉम, अगर वह लड़की गरीब भी हुई, इनफैक्ट अगर भिखारी भी हुई, तो भी मैं उसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। लेकिन इस नाज की तरह अगर हुई, तो फिर हमें उसे ठिकाने लगाने के लिए कुछ सोचना होगा। अगर आज हमारी वी हमारे साथ होती, तो ऐसा कुछ होता ही ना। वी के जिक्र से ही दोनों के चेहरे पर उदासी छा जाती है और आंखों में नमी आ जाती है, पर दोनों ही उस नमी को छुपा लेती हैं। इस वक्त बाहर कुछ से शोरगुल की आवाज आती है, जिसे सुनकर मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और फिर बाहर की तरफ जाने लगती है। मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी विला के बाहर पहुंचकर देखती है कि कई सारी कार विला के बाहर आकर रुकी है। बीच वाली कार एक फरारी थी, जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ एक मॉडल थी। उसका डिजाइन बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव था। उस कार को देखती ही मिसेज ओबरॉय अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से बोली, अंडरस्को मॉम, क्या आपको पता है मैंने इस कार को कुछ वक्त पहले टीवी पर देखा था। ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। आमिर से अमीर लोग इसे खरीद नहीं पाते हैं। इनफैक्ट अमेरिका के नंबर 1 बिजनेसमैन इस कार को खरीदने वाले थे, पर उससे पहले ही किसी ने इसे खरीद लिया, और जिसने खरीदा था वो बहुत ही मिस्टीरियस इंसान था। मुझे हैरानी है कि यह कार हमारे घर के बाहर खड़ी है। रुक्मणी जी भी शौक हो जाती है। तभी बाकी कार से गॉड्स बाहर निकले। वो सभी गॉड्स दिखने में बहुत हैंडसम थे और सबकी उम्र 25 से 28 साल तक थी। सभी ने काला चश्मा और कानों में ब्लूटूथ लगाया हुआ था। उनके बाल एकदम सिलिके से सेट थे। ये देखकर रुक्मणी जी अपनी आंखें फाड़े बोली, अंडरस्को ऐसा लग रहा है इतने सारे कामदेव साक्षात हमारे घर पर आ गए हैं। अगर हमारी बेटी होती तो मैं किसी एक को पकड़कर उसके साथ शादी जरूर कर देती। उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी राघव जल्दी से बीच वाली कार के ड्राइविंग सीट का डोर ओपन करता है। एक ब्लैक कलर की हिल्स कार से बाहर निकली। रुक्मणी जी और मिसेज ओबरॉय क्यूरोस होकर उस पैर को देखने लगती है। विश बड़े ही स्टाइल से कार से बाहर निकली। इसकी आंखों पर गॉगल्स लगा था। वो अदा के साथ चलते हुए कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई और अपने आंखों पर लगाए चश्मे को एक उंगली से निकालकर पूरे विला को इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। लास्ट में मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी को देखती है। विश की आंखों में एक मिस्टीरियस चमक थी, पर उसकी बड़ी काली आंखें इतनी चमकदार थी कि मिसेज ओबरॉय उसे देखते ही रह गई। विश दोनों को देखकर हल्के से मुस्कुराई, फिर उनके सामने खड़ी होकर अपने एक हाथ को कमर पर रखते हुए स्टाइल से खड़ी होकर दमदार आवाज में बोली, अंडरस्को हेलो स्वीट हार्ट। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी उस पर फ्लैट हो गई। पर मिसेज ओबरॉय जल्द ही होश में आते हुए हड़बड़ा कर पूछती है, अंडरस्को तुम कौन हो? फिर वो विश को ऊपर से नीचे तक देखती है। विश हल्का सा झुकी, फिर अपनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज में बोली, अंडरस्को स्वीट हार्ट, मैं वो हूँ जिसके साथ आपके बेटे ने पूरी रात बिताई। वैसे आप मेरा स्वागत नहीं करेगी? कहते ही वो अपने आंखों पर वापस से गॉगल्स चढ़ा लेती है,
फिर अपना हाथ हल्का ऊपर करके राघव को इशारा करते हुए कोल्ड वॉइस में बोली, अंडरस्को, मेरा सामान शिफ्ट करो। कहकर वो अदा के साथ चलते हुए अंदर जाने लगती है। मिसेज ओबरॉय शॉक होकर बोली, अंडरस्को, ये लड़की यहाँ कहीं पैसे लेने तो नहीं आई, या फिर कहीं उस नाज की तरह चालाक तो नहीं है? दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। मिसेज ओबरॉय की आंखों में गुस्सा झलकने लगा। वो जल्दी से विश के पीछे अंदर गई। विश आराम से सोफे पर बैठकर आसपास की चीजों को देखने लगी। मिसेज ओबरॉय जल्दी से उसके सामने जाकर मुंह फुलाकर बोली, अंडरस्को, तुम कौन हो? मैं कैसे मानूं कि तुम पूरी रात मेरे बेटे के साथ थी? और अगर हो भी, तो यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अभी के अभी बाहर निकालो। उनके गुस्से को देखकर विश अपने कंधे ऊपर करके जवाब देती है, अंडरस्को, मैं नहीं जाऊंगी। जाने के लिए थोड़ी ना आए हूं सासू मॉम। आपके बेटे ने पूरी रात मेरे साथ बिताई। आपको नहीं लगता उसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? और अगर किसी ने भी मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती की, तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके बेटे ने जो हरकत की, उसके कारण मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। वह अपनी आंखों में मजाक लिए मिसेज ओबरॉय को देख रही थी। बेचारी मिसेज ओबरॉय थोड़ी डर गई थी, क्योंकि वो उतनी चालाक नहीं थी। मिसेज ओबरॉय कुछ कहना चाहती थी, मगर विश के सख्त चेहरे को देखकर वो कुछ बोल नहीं पाई। रुक्मणी जी भी परेशान हो गई थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस मुसीबत से कैसे बचे। इसी वक्त उनके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज आई, अंडरस्को, अक्रांत सर, कहाँ हैं आप? यह आवाज सुनकर मिसेज ओबरॉय गुस्से में बोली, अंडरस्को, आ गई चुड़ैल अपने दर्शन देने। विश अपनी आईब्रो पर करके दरवाजे की तरफ देखती है, जहां से नाज गुस्से में चली आ रही थी। नाज ने हाई हील्स पहनी हुई थी और वन पीस ऑरेंज कलर की ड्रेस उस पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। इनफैक्ट उसके शरीर पर वो कपड़ा काफी भड़काऊ लग रहा था। नाज ने अपने बाल भी येलो कलर और पैरे कलर में कलर करवाए थे। कुल मिलाकर वो जोकर ही लग रही थी। नाज मिसेज ओबरॉय के पास आकर तेज आवाज में पूछती है, अंडरस्को, कहाँ है आपका बेटा? उसकी हिम्मत कैसे हुई कल सगाई में ना आने की? और उसने किसके साथ अपनी रात बिताई है? अगर आपके बेटे ने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तो मैं उस पर ऐसा केस करूंगी कि जिंदगी भर वह जेल में रहेगा। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। उसके चेहरे पर साइकोपन नजर आ रहा था। उसे इस तरह देखकर मिसेज ओबराय अंदर से घबरा गई, मगर फिर हिम्मत करके बोली, अंडरस्को, आवाज नीचे रखो। भूलो मत ये तुम्हारा घर नहीं है। समझी तुम? पता नहीं तुमने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया है कि वह तुमसे शादी करने को तैयार हो गया। अरे तुम्हारे जैसी लड़की को तो हम अपने घर पर नौकर भी ना हाथ लगाए। रुक्मणी जी भी नाज को सुनाते हुए बोली, अंडरस्को, तुम्हारी जैसे कुलक्षणी के कदम इस घर में पड़ते ही हमारा घर अशुद्ध हो गया। अरे पता नहीं किस जन्म की कल में ही डायन चमगादड़ हो तुम, कीड़े पड़े तुम्हें। तुम्हारे ये तोते जैसे बाल झड़ जाए। बहुत घमंड है तुम्हें खुद पर। तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़े, कौवे तुम्हें नोच नोच कर खा जाए। वो ऐसे ही नाज को बहुत सुनाती है। वही नाज को तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कान से खून ही निकलने लगा हो। वही विश बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सामने चल रहे सारे ड्रामे को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा रही थी। वही राघव कुछ दूर पर खड़ा था। उसे तो चक्कर ही आ रहा था गलियां सुनकर। वह अपने कान में उंगली डालकर उसे थोड़ा सा हिलाते हुए खुद से बोला, अंडरस्को, हे भगवान, कहीं मेरे कान से खून ना निकलने लगे। ऐसी गालियां तो मैंने कहीं नहीं सुनी। इनफैक्ट गूगल के पास भी ऐसी गालियां नहीं होंगी जैसी ये आंटी दे रही है। राघव अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेता है। नाज से जब गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वह वही रखा फ्लावर वास जमीन पर फेंक देती है। फिर एक टुकड़ा उठाकर रुक्मणी जी की तरफ दिखाकर उन्हें डराते हुए बोली, अंडरस्को, चुप बुढ़िया कहीं की। अभी एक शब्द मुंह से निकला ना, तो जान ले लूंगी। अपने पोते को बुलाओ। अगर नहीं आया तो रेप के केस में उसे अंदर डाल दूंगी। उसकी धमकी सुनकर विश अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वो अपने बाल को कान के पीछे करके अपने हाथ बांध देती है। नाज जैसे ही उस फ्लावर वास के टुकड़े से रुक्मणी जी को मारने वाली थी, अचानक ही उसकी जोरदार चीख गूंज उठी। आहे! रुक्मणी जी अपने कानों पर हाथ रख लेती है। वही मिसेज ओबरॉय ने डरते हुए देखा, तो नाज जमीन पर पड़ी थी। फिर उन्होंने हैरान होकर अपने सामने खड़ी विश को देखा। विश अपने उसे हाथ को फूंक मारती है, जिससे अभी उसने नाज की कलाई को पकड़कर धक्का दिया था। नाज नीचे जमीन पर गिरी थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर वह गुस्से में विश को देखते हुए चिल्लाए, अंडरस्को, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की?
क्या तुम्हें पता है मैं आक्रांत ओबरॉय की होने वाली पत्नी हूँ? विश चौंकते हुए बोली, अंडरस्को, ओह, मुझे लगा था तुम इस घर की नौकरानी हो। वह क्या है ना, तुम्हारा हुलिया कुछ वैसा है। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। नाज अपनी बेइज्जती सुनकर भड़क गई। वो किसी तरह खड़ी होकर विश्व को उंगली दिखाकर बोली, अंडरस्को, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विश उसकी उंगली को दबाते हुए दांत पीसकर बोली, अंडरस्को, कुछ भी करना, पर विशाकर्षिता माहेश्वरी को करनी उंगली मत दिखाना। कहकर विश बहुत ही गुस्से में उसे देखती है। विश की आंखों में बहुत ही खतरनाक इरादा झलक रहे थे, जैसे वह नाज को मार देना चाहती हो। नाज के पैर में मोच आ गई थी। मिसेज ओबरॉय की दिमाग में अचानक ही कुछ आया। फिर वह एकदम से डेविल स्माइल करने लगी। उन्होंने अपनी स्माइल छिपाकर नाज से कहा, अंडरस्को, क्या तुम्हें पता भी है ये कौन है? यह अक की पसंद है, जिसके साथ उसने पूरी रात गुजारी है, और जिस कारण वो एंगेजमेंट में नहीं आया। ये सुनते ही नाज का खून खोल उठा। वह एकदम से विश को मारते हुए बोली, अंडरस्को, तो तुम हो वह? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले हस्बैंड को सेड्यूस करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन उसका हाथ भी विश को छूता उससे पहले ही विश उसके हाथ को पकड़कर एक जोरदार किक नाज के घुटने पर मारती है। नाज घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। तभी विश अपने एक हाथ से उसके बालों को कस के पकड़कर उसके पैर पर जानबूझकर अपने हिल्स को गिराते हुए बड़े ही आराम से बोली, अंडरस्को, जब तक सामने वाले का ताकत का अंदाजा ना हो, उससे पंगा लेना नहीं चाहिए। और क्या तुम्हें पता नहीं है, विश इज वेरी डेंजरस। अगर वो शरीर के अंदर चला जाएगा तो इंसान मर सकता है, पर मेरे जैसे विष का कोई इलाज नहीं है। नाज चिल्ला रही थी, क्योंकि उसे अपने बालों में और पैर में बहुत दर्द हो रहा था। विश बेरहमी से उसके बालों को छोड़कर अपने हिल को और भी ज्यादा उसके पैर पर गड़ा कर बोली, अंडरस्को, गेट आउट। आइंदा से मेरी आंखों के सामने मत आना। विश की क्रूएलिटी को देखकर मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी एक दूसरे को गले लगाकर डरते हुए उसे देखने लगती है। विश अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाकर अपने हाथ को साफ करते हुए राघव को गुस्से में ऑर्डर देती है, अंडरस्को, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मेरा सामान ऊपर लेकर आओ। कहकर वो अदा के साथ चलते हुए ऊपर चली गई। राघव भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। विश जिस रूम से गुजरी उस रूम खुला था, इसलिए उसके कदम वहीं रुक गए। उसने मुड़कर रूम को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह राघव को रोकते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे यही रूम चाहिए। और हाँ, सबको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं मिस्टर ओबरॉय के दोस्त की बेटी हूँ। उनकी नजरों में मैं वह लड़की रहना चाहती हूँ जिसके साथ इस घर के बेटे ने रात गुजारी है। अब गार्ड्स को बुलाकर यह रूम खाली करो। राघव विश के इस बोल्ड अंदाज को देखकर इम्प्रेस था, मगर वह डरता नहीं था। उसने जल्दी से गार्ड्स को बुलाया और रूम का सारा सामान निकलवा कर वहां पर विश का सामान शिफ्ट कर दिया। मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी केवल सब देखते रहे, इसलिए मिसेज ओबरॉय ने कुछ नहीं कहा और अक्र के सामान को दूसरा रूम में शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही शाम के 6 बजे जाते हैं। नाज बहुत ही जिद्दी थी। वह ओबरॉय मैंशन से नहीं गई, बल्कि बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अक्र की कार जैसे ही वहां से गुजरी, वह उसके कार को रोकते हुए चिल्लाए, अंडरस्को, आक्रांत सर, रुकिए। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अक्र नहीं रुका। अक्र की कार सीधा विला के अंदर गेट के सामने रुकी। वह एटीट्यूड के साथ बाहर निकाला। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका ऑरा काफी डोमिनेटिंग था। विश्वास नाज को देखती है, जिसे बाहर गार्ड्स ने रोक लिया था। अक अंदर की तरफ जाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को, शादी की तैयारी करो और जाकर उसे इन्फॉर्म कर दो। ये सुनकर विश्वास मुंह बनाता है, लेकिन फिर जाकर नाज से कहता है, अंडरस्को, प्रेसिडेंट ने कहा है कि जल्दी ही शादी होगी। आप उन्हें बेवजह परेशान न करें। इतना कहकर वह चला गया। ये सुनकर नाज ने राहत की सांस ली, मगर वो गुस्से में थी। उसने अपने पैर को देखा, जो लाल पड़ा था। फिर गुस्से में बोली, अंडरस्को, वो लड़की चाहे जो हो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। वह अपनी आंखों में नफरत लिए वहां से चली गई। वही अक्र सभी को इग्नोर करते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। अक्र जैसे ही रूम में पहुंचकर अपने कोट को गुस्से में उतरकर फेंकता है, वैसे ही विश चेंजिंग रूम से बाहर निकली। उसने एक शॉर्ट और सी प्लस टॉप पहना था। वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने फोन को चलाते हुए रूम में आ रही थी। अक्र ने उसे नहीं देखा था। वह अपनी शर्ट को उतार कर गुस्से में फेंक देता है। अक्र गुस्से में नजर आ रहा था।
उसने ध्यान नहीं दिया और ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर गुस्से में वहां रखे विश के परफ्यूम, बॉडी लोशन, क्रीम सबको फेंक देता है और कहता है, अंडरस्को, तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझ पर गोली चलाई थी। आई विल किल यू। बस एक बार मेरी आंखों के सामने आ जाओ। विश कुछ गिरने की आवाज सुनकर एकदम से अक को देखती है तो उसकी आंखें छोटी हो गई, मगर अक को शर्टलेस देखकर एक पल के लिए वो चौंक गई। अक्र एकदम परफेक्ट था। उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर विश एक पल के लिए उसमें खो गई, मगर जब उसने देखा उसका सामान कैसे अक्र ने नीचे फेंका है तो वह हाथ बांधते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, इज्जत के साथ मेरे सामान को उठाकर रखो, वरना। अक जो गुस्से में था वो अपने रूम में एक लड़की की आवाज सुनकर चौंक गया। वो चौंकते हुए जैसे ही पीछे पलटा तो गुस्से में चिल्लाया, अंडरस्को, तुम, आई विल किल यू। उसके चिल्लाने की आवाज पूरे विला में गूंज उठी। रुक्मणी जी और मिसेज ओबरॉय दरवाजे के पास ही खड़ी होकर सब देख रही थी। वह एकदम से चौंकते हुए लड़खड़ा गई। अक विश को अपने रूम में देखकर हैरान था। फिर वो गुस्से में उसे देखने के बाद जमीन पर पड़े सामान को देखता है जिसे उसने अभी अभी जमीन पर फेंका था। फिर अक की नजर आसपास पड़ी। वह हैरानी से बोला, अंडरस्को, व्हाट द हेल? इस रूम का कबाड़ा करने की हिम्मत किसकी हुई? यह मेरा रूम है। इतना कहकर वो बेडशीट को देखता है जो ग्रे के बजाय ब्लू कलर में थी। हर जगह बस विश का सामान था, उसका सामान कहीं भी नहीं था। ये चीज अक को गुस्सा दिला रही थी। अक जल्दी से कपबोर्ड और चेंजिंग रूम में चेक करता है, वहां पर भी उसका एक भी सामान नहीं था। अक्र का पारा हाई हो चुका था। वह जल्दी से विश के पास आता है। उसने विश को उंगली दिखाते हुए कहा, अंडरस्को, ये सब क्या तमाशा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? आए तो आए, पर हर जगह तुम्हारा सामान क्यों दिख रहा है मुझे? मेरा सामान कहाँ है? विश उसे अजीब नजरों से देखती है। फिर उसे इग्नोर करते हुए उसने एटीट्यूड से कहा, अंडरस्को, ओ मिस्टर, शायद तुम भूल रहे हो, तुम भी मेरे रूम में आए थे और पूरी रात मेरे रूम में सोए थे, और मैं कभी किसी को उधार नहीं रख सकती। इसीलिए जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक ये रूम मेरा होगा। अब पूरे इज्जत के साथ मेरे जिन सामान को तुमने फेंका है उसे उठाकर उसकी जगह पर रखो। उसके ऑर्डर देने से अक्र चिढ़कर बोला, अंडरस्को, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, समझी तुम? अब निकलो मेरे रूम से, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। अक्र अपनी मुट्ठी कसके विश की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन विश अपनी जगह से नहीं हटी। जब अक्र कुछ ज्यादा ही उसके करीब आ गया तो वह अपनी एक उंगली से उसे रोक देती है। वह अपने एक उंगली को अक्र के सीने पर रख अपनी आईब्रो पर करके उसे देख रही थी। वही दरवाजे के पास मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी दोनों को ही मुंह खोल देखे जा रही थी। विश अपनी गर्दन में हाथ फेरती है, फिर एकदम से अक्र को उंगली दिखाकर बोली, अंडरस्को, देखो, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो, चुपचाप मेरा सामान सही जगह पर रख दो। अक उसे इतना गुस्सा करते देखकर डेविल स्माइल करने लगा। वो जानबूझकर बॉडी लोशन को किक मार के दूर फेंक देता है, फिर एटीट्यूड से कहता है, अंडरस्को, नहीं उठाऊंगा। क्या कर लोगी? इनफैक्ट तुम्हारे सभी सामान के साथ साथ तुम्हें भी यहां से निकाल कर फेंक दूंगा मैं। इतना कहकर वो सभी लोशन, क्रीम और परफ्यूम को लात मारकर फेंक देता है। विश अपने सामानों को देखती है जो इधर उधर पड़ा था। वो एक गहरी सांस लेकर हल्का सा मुस्कुराई, फिर अपनी दो उंगलियों से अपने माथे को सहलाते हुए बोली, अंडरस्को, अब जो भी कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अक्र कुछ समझता उससे पहले ही विश रूम से बाहर निकल गई। अक्र को कुछ भी समझ नहीं आया, पर वह डेविड स्माइल करके बोला, अंडरस्को, लगता है मुझे से डर गई, कहकर वह मुंह बना देता है। फिर गुस्से में उस रूम को देखने लगता है। विश बाहर निकलते हुए मिसेज ओबरॉय को देखती है और चली जाती है। अक्र जो डेविल स्मेल कर रहा था, अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आता है तो उसका पूरा चेहरा डार्क हो गया। तभी नौकरों की चिल्लाने की आवाज सभी के कानों में पड़ी। अक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ उससे छीन गया हो। वो जल्दी से उनसे भागते हुए बाहर निकला। उसके चेहरे पर जितना गुस्सा था उतनी घबराहट भी नजर आ रही थी। वह कुछ ही वक्त में अपने स्टडी रूम के बाहर खड़ा था। वहां के नजारे को देखकर उसका शरीर अपनी जगह पर जम गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसे अब कोई होश ना हो या उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। अक अपने डेविल अवतार में आते हुए जल्दी से सभी को दूर कर देता है। वहां कई सारे बुक्स और फाइल्स आग में जल रही थी। उसके पास ही विश खड़ी थी।
जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। अक जल्दी से उस आग में हाथ डालकर एक डायरी को निकालने की कोशिश करता है, मगर उसका हाथ जल जाता है, तो वो जल्दी से अपने हाथ को पीछे कर लेता है। अक्र हड़बड़ाते हुए बोला, अंडरस्को, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता है। वह दोबारा उस डायरी को आग से निकलने की कोशिश करता है। नौकर, मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी सभी अक्र को इतना घबराया हुआ देखकर हैरान थे। मिसेज ओबरॉय घबराते हुए जल्दी से उसे पीछे करके बोली, अंडरस्को, अक्र यह क्या कर रहे हो? हाथ जल जाएगा। अक बड़बड़ाया, अंडरस्को, नहीं, इसमें मेरी वी की फोटो है, वो जल नहीं सकती। यह आखिरी तस्वीर है जो मेरे पास है, मैं इसे खो नहीं सकता। वह उस डायरी को आग से निकाल तो लेता है, मगर उस डायरी के सभी पन्ने जल चुके थे। अक्र उन पन्नों को पलटते हुए हड़बड़ी में देख रहा था, तो एक तस्वीर निकली, मगर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। ये देखकर अक के हाथ से डायरी छुटकर जमीन पर गिर गई। उसकी हथेली भी जलकर लाल हो चुकी थी। अक उस जमीन पर पड़े तस्वीर को अपने कैपते हुए हाथों से उठता है, पर वह जलकर काली हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी पकड़ उस तस्वीर पर कसने लगी, तो वो तस्वीर कई टुकड़ों में टूट जाती है। अब उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो रही थी। उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगते हैं, पर जिन्हें वो छिपा लेता है। फिर उसने नफरत भरी नजरों से विश को देखा। वह एकदम से विश के गले को पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है, और एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, अंडरस्को, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या जलाया है? वह तस्वीर मेरे लिए कितनी कीमती है। वह आखिरी तस्वीर थी, पर तुमने सब खत्म कर दिया। तुम सोच भी नहीं सकती अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। दुश्मनी कैसे निभाते हैं, ये आक्रांत ओबरॉय तुम्हें बताएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। उसकी पकड़ विश के गले पर कश्ती जा रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। वो किसी तरह अपने गले को छुड़ाकर हंसने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सांस ना ले पाने के कारण पर वो जोर जोर से खांसते हुए अक को प्रवोक करके बोली, अंडरस्को, तुम एक तस्वीर के लिए इतना क्यों तड़प रहे हो? कहीं किसी खास इंसान की तस्वीर तो नहीं थी? ये कहते ही विश की आंखों में एक क्यूरियोसिटी नजर आने लगी, मगर अक का दिल टूट चुका था। इस वक्त यह वो गुस्सैल और घमंडी अक नहीं लग रहा था। अक्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कितने सामान को विश ने जलाया था, मगर वह तस्वीर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसे उसने कब से संभाल कर रखा था। अक्र अचानक वहां से जाने लगा। मिसेज ओबरॉय विश पर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, ये तुमने क्या कर दिया? आखिर तुम हो कौन? जब से आए हो हमें परेशान कर दिया है। विश की नजर तो केवल अक्र पर थी, जो अब विला से निकल चुका था। सभी गुस्से से और अफसोस से विश देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। नौकर उस जगह को साफ करने लगे, और राघव भी वहीं पर था। उसने अक के छुपे हुए इमोशंस को बहुत अच्छे से देखा था। उसने अक के अंदर छुपे दर्द और किसी के लिए मोहब्बत को देखा था। राघव को भी विश पर इस वक्त गुस्सा आ रहा था, मगर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो विश के पास खड़ा हो गया। फिर बहुत ही अफसोस से बोला, अंडरस्को, मैडम, गुस्सा और बदला अपनी जगह होता है, लेकिन किसी इंसान को अंदर तक हट करना, यह अच्छा नहीं होता। मैं आपको काफी वक्त से जानता हूं। आपने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन वह तस्वीर शायद मिस्टर ओबरॉय के लिए बहुत खास थी। शायद किसी ऐसे इंसान की थी जो उनके बहुत करीब था। आप ही सोचिए, अगर कोई आपके करीबी को नुकसान पहुंचाए तो आपको कैसा लगेगा। मैं सिर्फ आपका असिस्टेंट हूं, इसलिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। इतना कहते ही राघव अपनी नजरें उससे फेर लेता है और वहां से चला जाता है। विश काफी देर तक अपनी जगह पर खड़ी थी। वह अपने होठों को दबा रही थी, फिर अक्र के बिहेवियर को याद करने लगती है। उसने भी अक्र की आंखों में आंसू देखे थे, जिससे वह भूलने की कोशिश कर रही थी, पर यह सीन उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। वो चुपचाप अपने रूम में आ जाती है। पहले उसकी नजर जमीन पर पड़े सामान पर गई, फिर वो चुपचाप बेड पर बैठ गई। काफी देर तक वह अक्र के बारे में सोचते रही, मगर फिर एकदम से गुस्से से बोली, अंडरस्को, मैं उस इंसान के बारे में क्यों सोच रही हूँ? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। वह पूरी दुनिया सर पर उठा ले, आई डोंट केयर। इतना कहते ही वो चुपचाप बेड पर लेट गई, पर बार बार अक का चेहरा उसके सामने आ रहा था, इसलिए वो सो भी नहीं पा रही थी। जब उसे नींद नहीं आई तो वह गुस्से में खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और बाहर के नजारे को देखते हुए आंखें बंद कर लेती है।
खिड़की से जो हवा आ रही थी वो उसे बहुत सुकून दे रही थी, मगर फिर उसकी आंखों के सामने अक का चेहरा आता है तो वह खुद से बोली, अंडरस्को, कोई खास इंसान की तस्वीर। उसके मॉम डैड तो जिंदा है, उसका भाई भी सही सलामत है, तो क्या वो खास इंसान कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है? पर इसकी तो शादी होने वाली है, जो भी है, मुझे क्या करना है? पर फिर एकदम से बोली, अंडरस्को, नहीं, डैड ने कहा था बेवजह किसी को हट नहीं करना। और जिस चीज से किसी की दिल से यादें जुड़ी हो तो हमें बदले की आग में उस चीज को मिटाना नहीं चाहिए। पर मैंने ऐसा कर दिया। इतना कहकर उसके चेहरे पर थोड़े टेंशन भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तभी उसका फोन बजा। वो बेड पर से फोन उठाकर स्क्रीन देखती है तो खुश हो जाती है। उसने एकदम से कॉल उठाया और मुस्कुरा कर बोली, अंडरस्को। डैडी। दूसरी तरफ से मिस्टर महेश्वरी बहुत ही आराम से पूछते हैं, अंडरस्को, तो कैसी है मेरी बेटी? सही सलामत तो होना? विश ये सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, मगर फिर यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उन्हें बता देती है। मिस्टर महेश्वरी सब कुछ सुनकर एक गहरी सांस लेकर बोले, अंडरस्को, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था कि आक्रांत ओबरॉय ने 6 महीने पहले एक पूरा होटल बुक किया था। उसकी जिंदगी की पहली डेट थी। वह खुश था, बट कुछ ऐसा हुआ कि वह लड़की आई ही नहीं। उस रात बहुत बारिश हुई थी और बहुत तूफान आया था। कुछ तो जरूर हुआ था जिस कारण आक्रांत ओबरॉय थोड़ा उखड़ा उखड़ा हो गया था। उसे बेवजह परेशान मत करना। और क्या पता वह तस्वीर उसकी गर्लफ्रेंड की हो। और विश ऐसा नहीं करते। बच्चे जाओ उससे माफी मांगो। ये सुनकर विश का मुंह बन गया। काफी देर तक दोनों बात करते हैं। फिर विश कॉल कट कर देती है। वह मिस्टर माहेश्वरी की बात कभी नहीं टालती थी, इसलिए एक गहरी सांस लेकर उसने अपने कपड़े बदले और अपने फोन को लेकर विला से बाहर निकल गई। कार में बैठने से पहले उसने राघव को ऑर्डर दिया, अंडरस्को, पता करो वो क्राइंग बेबी इस वक्त कहाँ है। कहते ही वो कार के अंदर बैठ जाती है। वही राघव क्राइंग बेबी सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ गया, मगर फिर वो समझ गया कि विश अक को क्राइंग बेबी कह रही थी, क्योंकि राघव बहुत इंटेलिजेंट था। वहीं दूसरी तरफ अक्र ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। अब तक शाम हो चुकी थी। ध्रुव से मिलने के बाद वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वह इस वक्त ब्रिज के पास खड़ा था और नीचे बह रही लहरों को देख रहा था। आज वह लहर बहुत शांत थी। ये देखकर अक्र, जो नशे में था, वह लड़खड़ाते हुए रेलिंग को पकड़ लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सीने पर पॉइंट करके हंसते हुए कहा, अंडरस्को, जिंदगी में पहली बार कोई यहां बसा था, लेकिन तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। आई हेट यू, आई रियली हेट यू। ये कहते हुए उसकी आंखों में नफरत नजर आने लगी। उसकी आंखें इस वक्त कोई देख लेता तो डर कर बेहोश हो जाता। अक्र नीचे में झांक कर देखता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कूदने वाला हो। ठीक इसी वक्त विश की कार वहां आकर रुकी। विश कार से बाहर निकली तो उसने अक्र को ब्रिज के रेलिंग पर खड़ा देखा तो वह हैरान हो गई। वह जोर से चिल्लाए, अंडरस्को, क्राई बेबी, तुम क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। विश हैरान थी। वही अक जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो वह गुस्से में बोला, अंडरस्को, आई हेट यू। तुमने सब खत्म कर दिया। अब मुझे मेरी वोल्कानो बेबी के पास जाना है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह होश में नहीं है और कुछ भी कर सकता है। अक डेविल स्माइल करके नीचे बह रही शांत लहरों को देखता है तो उसे उसमें वी का चेहरा नजर आने लगा। ये देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, लेस देन, मुझे पता है तुम यही हो। मैं तुम्हें वापस ढूंढ लूंगा, चाहे जैसे लाओ। इतना कहते ही वो अपना बैलेंस बना नहीं पता और एकदम से रेलिंग से नीचे गिर जाता है। ये देखकर विश शॉक होकर बोली, अंडरस्को, क्या ये सुसाइड कर रहा है? सिर्फ एक फोटो ही तो मैंने जला दी थी, इसके लिए सुसाइड करने की क्या जरूरत है? विश भागते हुए जाती है और रेलिंग से नीचे झांककर देखती है। उसे कोई भी नजर नहीं आया तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि वह एकदम से रेलिंग पर चढ़ती है और वह भी पानी में कूद जाती है। अक के इस तरह उसे नदी में कूद जाने से विश काफी ज्यादा हैरान थी। पता नहीं उसे क्या हुआ कि वह भी उस नदी में कूद जाती है। अक का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था, इसलिए वो अपने इमोशंस को काबू में नहीं कर पा रहा था। पानी में गिरते ही वो काफी गहराई तक अंदर गया, पर उसने बाहर आने की कोशिश नहीं की। उसका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जीने की इच्छा ही ना हो। विश भी काफी गहराई में थी और वो जल्दी से ऊपर की तरफ आकर जल्दी जल्दी सांस लेती है
और अपने चेहरे से पानी पोंछकर आसपास अक को देखने लगती है, पर उसे उस नदी में कहीं भी हलचल महसूस नहीं हो रही थी। ये देखकर विश को पहली बार हल्की सी घबराहट महसूस हुई। वो आसपास देखते हुए अक को आवाज लगाती है, अंडरस्को क्राइंग बेबी, वेयर आर यू? पर उसे अक की कोई आवाज नहीं आती। विश खुद से बोली, अंडरस्को, क्या सच में आक्रांत ओबरॉय ने सुसाइड करने की कोशिश की? आई डोंट बिलीव दिस। इतना कहते हुए वो अपना सख्त नजरों से आसपास देखने लगी, फिर पानी के अंदर जाकर अक को ढूंढने लगी। विश काफी अच्छी स्विमर थी। वो परेशान होकर अक को ढूंढती है। अचानक ही उसे कुछ नजर आया, तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो जल्दी से तैरते हुए पानी की ओर नीचे जाने लगती है और एकदम से अक को पकड़ लेती है। वो जल्दी से अक को पकड़कर पानी के ऊपर आ गई और अपने मुंह से पानी पोंछते हुए अक को देखकर हंसते हुए बोली, अंडरस्को क्राइंग बेबी, क्या तुम ठीक हो? उठो। लेकिन अक ने कोई भी हलचल नहीं की। उसका पूरा भार इस वक्त विश के ऊपर था। अक का फेस विश के कंधे पर था। विश उसके बाहर को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए वो दोनों दोबारा एक बार फिर से पानी के अंदर चले गए। पर विश कैसे भी करके अक को संभालती है और पानी के ऊपर आ जाती है। उसके मुंह में पानी चला गया था, जिस कारण वो खांसने लगती है। अक और विश पूरी तरीके से पानी से भीगे हुए थे। अक के होठ ठंडे पड़ चुके थे, जो इस वक्त विश के कंधे को छू रहे थे, जिस कारण विश की धड़कनें बढ़ रही थी। उसका शरीर हल्का सा कांपने लगता है। उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई कट लगा हो। उसने किसी तरह अक को संभाला और पानी के बाहर आने की कोशिश करने लगी। विश अक को लेकर नदी के किनारे आ जाती है। वो दोनों उस ब्रिज से काफी दूर आ चुके थे। भले ही नदी शांत थी, पर उसकी बहाव अभी भी था। विश ने अक को नदी के किनारे लेटा दिया, फिर जल्दी से पानी से बाहर निकालकर अक के सीने को अपने दोनों हाथों से दबाते हुए घबराकर बोली, अंडरस्को, उठो, तुम्हें क्या हुआ है? अपनी आंखें खोलो। विश काफी देर तक अक के सीने और पेट को दबाती रही। अचानक ही अक के मुंह से पानी निकाला और वो खांसने लगा। ये देखकर विश ने एक राहत की सांस ली। अब जाकर विश की जान में जान आई थी। वो रिलैक्स होकर बोली, अंडरस्को, थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया। इतना कहकर वह अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देती है। वह भी अक के बगल में लेट गई, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। उसकी सांसें अभी भी फूल रही थी, जो ऊपर नीचे हो रही थी। विश को अपना शरीर कमजोर सा महसूस हुआ, क्योंकि उसे डॉक्टर ने पानी में जाने से मना किया था। विश अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगती है। वही अक खांसते हुए उठकर बैठ गया। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके बगल में विश लेटी हुई है। वह भी वहीं पर दोबारा लेट जाता है। तभी उसे अपने हाथ के पास कुछ सॉफ्ट सा महसूस हुआ। अक एकदम से अपनी आंखें खोलता है और पलटकर विश को देखा है। उसकी नजरें सबसे पहले विश की आंखों पर पड़ी, जो बेहद बड़ी, काली और चमकदार थी। विश भी अपनी आंखें खोलकर अक को ही देख रही थी। अक की नजरें सिर्फ विश की आंखों पर टिकी हुई थी। उसे जैसे कुछ होश ही नहीं था। उसकी आंखें धीरे धीरे और भी ज्यादा लाल और मनमोहन होने लगी। वो विश में खोता जा रहा था। उसका दिल अनजाने में ही धड़क रहा था। उसका दिल बार बार उसे विश के करीब जाने के लिए उत्साह रहा था। अक ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर विश की आंखों को देखते ही उसे पता नहीं क्या हो जाता है कि वो विश की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। उसके हाथ धीरे धीरे विश के पेट पर पहुंच जाते हैं और उसकी कमर को सहलाने लगते हैं। उसके ऐसे छूने से विश एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो जैसे अपने होंठ को अपने दांतों तले दबाती है। अक अपनी मुट्ठी कस देता है। विश के होंठ देख उसका गला सूखने लगा था। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर उसका दिल उस पर हावी हो गया। अक ने एकदम से विश के होठों पर अपने होठ रख दिए। विश उसकी इस हरकत से एकदम से हैरान हो जाती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही अक का दिल से भी ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। विश को ऐसा लग रहा था उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। उसकी पकड़ एकदम से अक की शर्ट पर कस जाती है। वो अक को रोकना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं रोक क्यों नहीं पा रही थी। अक इनपेशेंट होकर उसके होठों को किस कर रहा था। उसके हाथ विश की बॉडी पर मूव कर रहे थे। उसका टच विश को मदहोश कर रहा था। अक विश के ऊपर आ गया। उसने एक हाथ से विश के कमर को होल्ड किया था और दूसरे हाथ से उसके गालों को सहलाते हुए नीचे ले जा रहा था। विश भी आंखें बंद कर लेती है। तभी अक किस करते हुए जोर से बाइट करता है और विश के गर्दन से होते हुए उसे कान के पास जाकर लो वॉइस में बोला, अंडरस्को, वॉल्केनो बेबी, क्यों इतना तड़पा रही हो? पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम चाहिए, बस तुम।
उसकी आवाज जैसे ही विश ने सुनी, उसकी आंखें एकदम से खुल जाती है। उसने जैसे ही रियलाइज किया कि वह और अक किस पोजीशन में है, तो वह जल्दी से उसे खुद से दूर कर देती है। विश की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। विश गुस्से से अपने मुट्ठी बंद करते हुए मन में बोली, अंडरस्को, नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये जो कुछ भी हुआ, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। इतना कहते ही वह अपनी लाल आंखों से अक को देखती है और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, अंडरस्को, तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। पागल इंसान कहीं के, शर्म नहीं आती है? तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम ऐसी हरकत करते हो, पता नहीं और किसके साथ। उसके इस तरह चिल्लाने से अक भी अपने होश में आ चुका था। विश की आंखें उसे बेचैन करने लगी, पर अगले ही पल अक अपने मन में बोला, अंडरस्को, नहीं, यह मैं क्या कर रहा था? मैं कैसे इसके करीब जा सकता हूँ? यह मेरी भी नहीं है, ये तो कोई और है। मेरा दिल ऐसे मुझे धोखा कैसे दे सकता है? मैं कैसे ये सब सोच सकता हूँ? ये सब कहते हुए वो जल्दी से खड़ा हो जाता है, फिर नफरत से विश को देखते हुए बोला, अंडरस्को, अच्छा नहीं किया तुमने ये। तुम बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो, पर कभी भी मेरे दिल में जगह नहीं बना पाओगी, क्योंकि वो जगह किसी और की है। इतना कहते ही वो गुस्से में जाने लगा, पर विश भी गुस्से में वहीं पर बैठी थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने अक को पिटा क्यों नहीं, वरना कोई उसे छूने की हिम्मत करे और वो उसे कुछ ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। अक बहुत गुस्से में था, खासकर इस बात से कि वह कैसे किसी अनजान लड़की को किस कर सकता है, वह भी उस लड़की को जिसने उसके साथ बुरा किया हो। अक के जाते ही विश खड़ी हो जाती है और गहरी सांस लेकर एक जोरदार किक वहीं रखे पत्थर को मारती है। वही अक कुछ देर बाद अपने ऑफिस में था और जो कुछ भी हुआ था उन सब के बारे में सोच सोचकर और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। राज उसे एक बार देते हुए बोला, अंडरस्को, प्रेसिडेंट, इस पर आपके साइन चाहिए। अक उस पर साइन नहीं करता। उसने अचानक अपना ऑर्डर सुनाते हुए कहा, अंडरस्को, एक काम करो, आज रात को हल्दी सेरेमनी रखो और कल शादी होगी। ये सुनकर राज चौंकते हुए बोला, अंडरस्को, लेकिन प्रेसिडेंट, क्या यही एक रास्ता है? हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर वी कभी वापस आ गई, तब आप क्या जवाब देंगे कि आपने शादी कर ली? अक एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, अंडरस्को, ये शादी शादी नहीं होगी, बल्कि उस लड़की की बर्बादी होगी। मुझे किसी भी कीमत पर वह मास्टरमाइंड चाहिए जिसने मेरी बीवी को मुझसे अलग किया, फिर उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। ये कहते वक्त वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था, और उसकी आंखों में नफरत भी झलक रही थी, और यह नफरत नाज के लिए थी। वहीं दूसरी तरफ विश एक पार्क में बैठी हुई थी। वो काफी देर तक वहां बैठी रही और छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखने लगी, लेकिन जैसा ही उसने एक बच्ची को देखा जो अपने डैडी की गोद में थी, ये देखकर विश अपनी जगह पर जम जाती है। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपनी नजर को नीचे कर लिया और खुद से बोली, अंडरस्को, डैडी, आप यहाँ पर आ जाइए। मैं यहाँ पर बहुत अकेली हूँ, हम साथ मिलकर मॉम को ढूंढेंगे। इतना कहकर वो खड़ी हो जाती है। वो थोड़ी निराश लग रही थी, मगर उसका ध्यान नहीं दिया कि उसके पैरों के पास एक पत्थर पड़ा हुआ था। वो जैसे ही मुड़ी, अचानक उस पत्थर पर उसका पैर पड़ा और वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। लेकिन वो गिरती उससे पहले ही उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। विश खुद को संभालते हुए एकदम से खड़ी हो गई। उसकी आंखें सख्त हो गई थी। वो पीछे खड़े इंसान को कुछ कहने वाली थी कि अचानक वो चुप हो गई। सामने मिस्टर राणा थे, जो विश को एक्सप्रेशन लेस भाव से देख रहे थे, पर उन्हें एक अजीब से फीलिंग आ रही थी। उन्होंने जैसे ही गौर से विश की आंखों को देखा, उनकी पकड़ अपने हाथ में पकड़े कैंडी फ्लोस पर कस गई। उनकी आंखों में हल्की सी हैरानी नजर आई और चेहरे पर थोड़े टेंशन के भाव। विश और मिस्टर राणा दोनों ही एक दूसरे को ही देख रहे थे। अचानक ही मिस्टर राणा विश की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोले, अंडरस्को, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी यह आंखें। ये सुनकर विश अपनी आंखों पर हाथ रखती है। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, अंडरस्को, क्या मेरी आंखों में कुछ लगा है? कहकर वो अपनी आंखों को साफ करने की कोशिश करती है। विश अभी भी पूरी तरीके से गीली थी। आसपास कई सारे छिछोरे लड़के थे जो उसे गंदी नजरों से देख रहे थे। मिस्टर राणा की नजर अचानक ही विश के पीछे खड़े एक लड़के पर पड़ी, जो विश को अजीब नजरों से देख रहा था। ये देखकर उनकी आंखें छोटी हो गई। विश मिस्टर राणा को गौर से देख रही थी, और मिस्टर राणा भी उसे गौर से देख रहे थे। उनकी आंखें तो केवल विश की आंखों पर टिकी हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी और चमकदार थी। मिस्टर राणा अपने इमोशंस को संभालते हुए मन में कहते हैं,
ऐसा कैसे हो सकता है? वही आंखें, लेकिन शायद हर वक्त उसके बारे में सोचने के कारण मुझे वही हर जगह नजर आ रही है। मुझे अपने इमोशंस को इस तरह बाहर नहीं लाना है। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेते हैं। विश भी एक टक मिस्टर राणा को देख रही थी। मिस्टर राणा वहां से जाना चाहते थे, लेकिन उनके पैर काम ही नहीं कर रहे थे। और ना चाहते हुए भी उन्होंने विश से एक सवाल कर डाला, तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हारी यह आंखें काफी कुछ कहती है। बिल्कुल। विश बेताबी से पूछती है, बिल्कुल क्या? मिस्टर राणा खुद को नकारते करते हुए बोले, नहीं, कुछ भी नहीं। और अगली बार से ठीक से चलना, क्योंकि हर बार तुम्हें गिरने से बचने के लिए मैं तो नहीं रहूंगा ना। विश को मिस्टर राणा से बात करके अपने डैड वाली फीलिंग आ रही थी, इसलिए वो उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगी। उसने हाथ बांधते हुए आराम से पूछा, तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि जब भी मैं गिरने वाली रहूंगी तो आप मुझे बचाने आएंगे? एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर बहाना ढूंढ रहे हैं? अब यह मत कहिएगा कि मैं गलत कह रही हूं, क्योंकि लोगों की आंखों में देखकर उनके अंदर क्या चल रहा है यह विशाकर्षिता माहेश्वरी बहुत अच्छे से जानती है। उसके मुंह से उसका नाम सुनकर मिस्टर राणा की आईब्रो ऊपर हो गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, अगर क्या कहा तुमने? फिर से अपना नाम बताओ। विश अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, विशाकर्षिका महेश्वरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे कोई फैन हो? मुझे नहीं पता था कि मुंबई में भी मेरा इतना हैंडसम फैन हो सकता है, क्योंकि मैं तो आज तक किसी से नहीं मिली। मिस्टर राणा ने इन 6 महीने में कभी किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया और ना ही किसी की बात पर, मगर पहली बार उन्हें विश के साथ बात करके थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। उन्हें विश से एक अपना सा एहसास हो रहा था। मिस्टर राणा का दिल कर रहा था कि वो विश से थोड़ा बात करे और उसके बारे में जाने। उन्हें इतना चौंकते हुए देखकर विश वही बेंच पर बैठ जाती है। मिस्टर राणा भी उससे थोड़ी दूर वही बेंच पर बैठ जाते हैं। बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं था, इसलिए विश पहले शुरुआत करती है, वैसे आपका नाम क्या है? मैंने तो आपको अपना नाम बता दिया, अब आपकी बारी है। मिस्टर राणा उसे देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हैं, अंकित राणा। ये सुनकर विश चौंक गई। वो कुछ सोचने लगी, फिर हैरानी से बोली, एक मिनट, मैंने आपका नाम शायद मेरे डैड के मुंह से सुना था। हाँ, याद आया, उन्होंने तो कहा था कि आप उनके दुश्मन हैं। इसका मतलब हम भी दुश्मन हैं, राइट? ये सुनकर मिस्टर राणा के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं, मगर वह जल्दी ही खुद को नॉर्मल कर लेते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर बेंच पर टेक लगा लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए बोले, हाँ, हम दुश्मन हैं, क्योंकि उसे मेरी बेटी चाहिए थी। लेकिन अब इस दुश्मनी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी बेटी बहुत दूर जा चुकी है। शायद वह कभी वापस भी ना आए। ये कहते हुए उनके दिल में बहुत दर्द था। वो दर्द उनकी आवाज में झलक रहा था और उनकी आंखों में आंसू आ गए। विश उनकी आवाज में एक अकेलापन महसूस करके थोड़ी देर शांत हो जाती है। फिर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसकी आंखों की तपिश खुद पर महसूस करके मिस्टर राणा उसे घूरते हुए पूछते हैं, क्या बात है? तो विश अपने कंधे ऊपर करके थोड़ा रुक कर बोली, आप इतने ज्यादा हैंडसम है, आपको देखकर नहीं लगता कि आपकी कोई बेटी होगी। क्या वो 4-5 साल की है? मिस्टर राणा उसके सर पर मारते हुए बोले, वह तुम्हारी उम्र की थी। विश शॉक होकर बोली, वॉट? आप तो देखने पर 26 से 27 के लगते हैं। तो क्या 8-10 साल की उम्र में ही अपने बच्चा पैदा कर लिया था? उसके हैरानी भरे चेहरे को देख मिस्टर राणा अपनी हंसी को नहीं रोक पाए, क्योंकि विश बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी और यह सवाल पूछने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई थी। मगर विश ने एकदम से पूछ डाला। मिस्टर राणा हंसते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम्हारी बातें मुझे मेरे बेटी की याद दिला रही है, बस उसके बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। विश मुंह बनाते हुए बोली, और वह कैसी है? क्या वह हिंदी में बात नहीं करती? मिस्टर राणा उसे गौर से देखते हैं। उनकी आंखों में कुछ अजीब सा था। वह विश को देखते हुए अजीब तरीके से बोले, वह डी फॉर डैडी बोलती है। तुम भी ट्राई कर सकती हो। विश एकदम से उनकी आंखों में देखती है। कुछ तो ऐसा था जिसे वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। काफी देर तक वो दोनों ऐसे ही बात करते हैं। वही कोई था जो दोनों की तस्वीर खींच रहा था छिपकर। वहीं दूसरी तरफ नाज इस वक्त खुश थी। वो शॉपिंग कर रही थी और अपने लिए शादी का जोड़ा सेलेक्ट कर रही थी,
क्योंकि कल ही शादी थी। नाज ने बहुत सारे शॉपिंग की थी अक के पैसों से। बिल पे करने के बाद वह मॉल से बाहर आ गई। तभी एक आदमी उसे बाहर मिला। उसे देखते ही नाज मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो आज मैं कितनी ज्यादा अमीर हो गई हूँ। कल मैं मिसेज अक्रांत ओबरॉय भी बन जाऊंगी। उसके चेहरे पर एटीट्यूड झलक रहा था। वह आदमी नाज को देखते हुए अपनी आईब्रो चढ़ाकर बोला, अंडरस्को, तुम्हें इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए नाज, क्योंकि शायद तुम भूल चुकी हो अभी तक उस लड़की की लाश नहीं मिली है। क्या पता वो जिंदा हो और शादी के दिन ही वापस आ जाए तो तुम क्या करोगी? तुम्हारा सारा भांडा फूट जाएगा। और जो तुम ये सपना देख रही हो ना, अमीर बनने का और अक्रांत ओबरॉय की बीवी बनने का, सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। फिर तुम्हें जेल भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि तुमने जिसे मारा है वो अंकित राणा की इकलौती बेटी थी। अंकित राणा सिर्फ दिखाने में भोला है, मगर जो भी उसकी बेटी को नुकसान पहुंचता है, आज तक उसने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। यहां तक कि अपने बड़े भाई को भी उसने बेरहमी से मार डाला। तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। ये सुनकर नाज एक पल के लिए डर जाती है, मगर फिर कॉन्फिडेंस से बोलती है, अंडरस्को, ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे बचाने के लिए अक्रांत रहेगा। जब तक सबको सच्चाई पता चलेगी मैं ओबरॉय खानदान की बहू बन चुकी होगी, और ओबरॉय खानदान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उसकी बहू को नुकसान पहुंचाए। इतना कहते ही वह हंसने लगी। वही वह आदमी थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। तो नाज अपनी केहुनी से उसके पेट पर मारकर बोली, अंडरस्को, आज मेरी हल्दी है और मेहंदी भी। फिर कल मेरी शादी। तुम चाहो तो खाना खाने आ सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इतना कहते ही वह एटीट्यूड से उस आदमी को धक्का देते हुए वहां से चली गई। वही वो आदमी एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को, जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि जहां तक मेरा दिमाग मुझसे कह रहा है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। इतना बड़ा जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये शादी तुम्हारी बर्बादी बनेगी। ऐसे ही शाम के 6 बजे जाते हैं। अभी ओबरॉय खानदान में अलग ही माहौल था। अक्र अपने स्टडी रूम में बैठा शराब पी रहा था। उसके हाथ में एक फाइल थी, जिसे वह रीड भी कर रहा था। उसके चेहरे पर बहुत अजीब एक्सप्रेशन भी थे। साथ ही साथ उसके लैपटॉप में एक वीडियो भी चल रही थी। उस वीडियो को देखकर अक्र की आंखों में जितना गुस्सा था, उतनी ज्यादा नफरत भी थी, मगर होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। अक हंसता है और शराब के ग्लास को हल्का सा घुमाते हुए डेंजरस वॉइस में बोला, अंडरस्को, वेलकम टू हेल नाज। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी अक्रांत ओबरॉय की जिंदगी में शामिल होना। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल कर दूंगा। कहकर वह गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मरता है। हल्दी की तैयारी हो चुकी थी। किसी का मन नहीं था ये रस्म करने का, लेकिन अक्र का ऑर्डर था। गार्डन को पीले फूलों से सजाया गया था। बीच में बहुत ही अच्छा फाउंटेन बना था, जिसमें से पानी निकल रहा था। सभी ने पीले कपड़े पहने थे। बस इंतजार था तो अक्र और नाज का। विश गेस्ट रूम में मौजूद थी। वो अपने रूम में तैयार हो रही थी। उसने येलो कलर की लॉन्ग स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना था। उसके बाल खुले थे, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो खुद को एक बार मिरर में एटीट्यूड से देखती है, फिर फ्लाइंग किस देते हुए बोली, अंडरस्को, विशाकर्षिता महेश्वरी, यू आर सो हॉट एंड सेक्सी एंड ब्यूटीफुल। कहकर वो एटीट्यूड से अपने बालों का झटक के रूम से निकल गई। वह जब गेस्ट रूम से गुजर रही थी, अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। तो उसके कदम रुक गए। दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने देखा तो अंदर नाज तैयार होकर बैठी थी, मगर वह अकेली नहीं थी, उसके बगल में ही एक और आदमी था। विश दोनों को घूरती है, मगर दोनों के मुंह से अक और वी का नाम सुनकर वो क्यूरियस हो गई उनके बारे में जानने के लिए। इसीलिए वह वही गेट के पास अपने कान लगाकर खड़ी हो गई। नाज हंसते हुए बोल रही थी, अंडरस्को, आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। वह भी मर गई। मैंने उसे अपने इन्हीं हाथों से मारा। फिर भी कोई इस बारे में पता नहीं लग पाया। सबको लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वह उस ब्रिज से उस नदी में गिर गई थी। बस कल शादी हो जाए, उसके बाद अक्रांत सर मेरे होंगे और मैं उनकी हो जाऊंगी। फिर यह सारी प्रॉपर्टी भी मेरी होगी। शादी के बाद देखना कैसे मैं अक्रांत सर के घर वालों को धक्के मार के बाहर निकलती हूँ। कहकर वह हंसती है। तभी उसके बगल में बैठा आदमी जो उसकी कमर को अजीब तरीके से छू रहा था, वह नाज के गालों पर किस करके बोला, अंडरस्को, अंकित राणा के आदमी अभी भी को ढूंढ रहे हैं। वह वापस आ गई तो
नाज गुस्से में बोली, अंडरस्को क्यों मनहूस वाली बातें कर रहे हो? छोड़े, ये मेरी गलती है। चलो पहले थोड़ा एंजॉय करते हैं, फिर हल्दी में चलेंगे। इतना कहते ही वो उस आदमी को खींचकर उसे किस करना लगती है। विश ये सब देख रही थी और बहुत ही ज्यादा हैरान थी। उसने मन में कहा, अंडरस्को अंकित राणा, कहीं यह वही तो नहीं है जो मुझे मिले थे? और यह कितनी घटिया लड़की है। इसकी शादी है, उसके बावजूद घर के नौकर के साथ ये सब कर रही है। ओह गॉड, आजकल के लोगों का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है। मुझे क्या करना? बेचारा वो क्राई बेबी, उसकी पसंद भी कितनी घटिया है। उसके नेचर को देखते हुए ये लड़की उसे सूट करती है। बेचारा अब जिंदगी भर रोएगा और मैं उसके मजे लूंगी। मुझे क्या, मुझे तो बस एंजॉय करना है। कहते ही वो मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। कुछ देर में नाज अपने कपड़े सही करके हल्दी की रस्म के लिए गार्डन में आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और गार्डन के एक चेयर पर बैठी हुई थी, पर कोई भी उसे हल्दी नहीं लग रहा था। मिसेज ओबरॉय परेशान होकर बोली, अंडरस्को आखिर यह अक कहाँ है? सबसे पहले हल्दी तो उसे ही लगने वाली है। इतना कहकर वह अपने माथे पर हाथ रख लेती है। उन्होंने अक्र को फोन किया, मगर अक्र कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। कई बार ट्राई करने के बाद आखिर अक्र ने कॉल रिसीव कर ही लिया। मिसेज ओबरॉय कुछ कहती उससे पहले ही अक गुस्से में बोला, अंडरस्को मुझे इन रस्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कल शादी में आ जाऊंगा, बस यही काफी है। इतना कहते ही वो कॉल कट कर देता है। वही मिसेज ओबरॉय हैरान थी। सभी उन्हें क्यूरोस होकर देखते हैं। तो मिसेज ओबरॉय थोड़ी शर्मिंदगी से बोली, अंडरस्को वह अक्र की एक जरूरी मीटिंग है, तो हम इस लड़की को ही मेहंदी लगा देते हैं। इतना कहता ही उनकी नजर विश पर गई, जो अपने फोन में कुछ कर रही थी और बहुत ही खुश नजर आ रही थी। उसके बगल में राघव भी खड़ा था। वो बहुत खूबसूरत थी। उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए मिसेज ओबरॉय के दिमाग में एक ख्याल आया। तो वह रुक्मणी जी को अपने साथ थोड़ा दूर लेकर गई। रुक्मणी जी ने हैरानी से पूछा, अंडरस्को क्या हुआ तुम्हें? मिसेज ओबरॉय थोड़ा रुकती है, फिर विश की तरफ इशारा करके बोली, अंडरस्को मॉम एक बात बताइए, अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए कि अक की शादी नाज हो या फिर विश के साथ, तो आप किसे अपनी बहू बनना पसंद करेगी? रुक्मणी जी हैरान हो गई। वो चौंकते हुए बोली, अंडरस्को बहू तुम ये क्या कह रही हो? तो मिसेज ओबरॉय परेशान होकर बोली, अंडरस्को मॉम प्लीज जवाब दीजिए। रुक्मणी जी विश को देखती है, फिर थोड़ा डरते हुए बोली, अंडरस्को वैसे ये लड़की बेवजह किसी को परेशान तो नहीं करती, मगर यह बहुत डरावनी है। देखा नहीं कैसे इसने नाज को मारा था उसने, और इसने अक को हट भी किया था, इसलिए मैं इसे पसंद नहीं करती। पर मिसेज ओबरॉय मुस्कुरा कर बोली, अंडरस्को लेकिन मॉम यह नाज से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसने जो भी कुछ किया वो अनजाने में नहीं किया था। अक ने अगर इसके सामान को हाथ ना लगाया होता तो शायद ये वो ना करती। उनकी आवाज में एक अलग ही एक्साइटमेंट झलक रही थी। रुक्मणी जी थोड़ा थोड़ा समझ चुकी थी। वो थोड़ा तेज आवाज में बोली, अंडरस्को बिल्कुल नहीं। अगर इसकी शादी अक से हो गई तो कहीं शादी के बाद ये हम पर अत्याचार ना करे। इस बुढ़ापे में मैं इसके अत्याचार को कैसे सहूंगी? बड़ी तेज लड़की है ये। मिसेज ओबराय बोली, अंडरस्को माँ क्या आप चाहती हैं कि इस चालबाज नाज से मेरे बेटे की शादी हो जाए? हमें कुछ तो करना होगा। आप मेरा साथ दे ना दे, मैं तो ये शादी नहीं होना दूंगी। इतना कहते ही वो गुस्से में चली गई। फिर जानबूझकर हल्दी का कटोरी उठाकर वो विश के पास गई। उन्होंने अपने गले को साफ करते हुए कहा, अंडरस्को विश क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी प्लीज? विश एक टक नजरों से उन्हें देखती है तो मिसेज ओबरॉय थोड़ा डर गई, मगर फिर हंसते हुए बोली, अंडरस्को तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो ना, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। क्या तुम मेरा एक काम करोगी? वो क्या है ना, मेरा बेटा कितना ज्यादा खड़ूस है, ये तो तुम जानती ही हो। और मुझे पता है उस वक्त मैंने तुम्हें डांट कर गलत किया था, उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगती हूँ। पर क्या प्लीज तुम ये हल्दी उसे लगा दोगी जाकर? ये रस्म है। विश नजरें उठाकर उन्हें देखती है तो मिसेज ओबरॉय की आंखों में एक उम्मीद थी, लेकिन विश को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे ऑर्डर दे। वह अपने तेज आवाज में मना करने वाली थी कि अचानक राघव उसके कान में बोला, अंडरस्को मैडम यह अच्छा मौका है मिस्टर ओबरॉय से बात करने का। आप भूल गई आपके डैडी ने आपसे क्या कहा था? उनके खातिर आपको ये करना होगा। आखिरकार आपके डैडी और मिस्टर ओबरॉय दोस्त है, क्या आप अपने डैडी की हेल्प नहीं कर सकती? ये सुनते ही विश गुस्से में राघव को देखती है
तो राघव मन में हंसते हुए बोला, अंडरस्को, मुझे पता है आप अपने डैडी के लिए कुछ भी करेगी। हुआ भी ऐसा ही। विश मन मारकर हल्दी की कटोरी ले लेती है, पर वो मिसेज ओबरॉय को इग्नोर करके चली जाती है। ये देखकर राघव माफी मांगते हुए बोला, अंडरस्को, आंटी एक्चुअली मेरी मैडम जरा सटकी हुई है, उन्हें पसंद नहीं उन्हें कोई ऑर्डर दे, इसलिए आप बस चिल करिए। लेकिन मिसेज ओबरॉय की होठों पर तो मुस्कुराहट थी। वही विश बड़बड़ाते हुए स्टडी रूम की तरफ जा रही थी। अंडरस्को, क्या मुसीबत है? यहाँ पर तो मैं शादी अटेंड करने आई थी और इन लोगों ने मुझे नौकर बना दिया। अब कहीं यह मुझे अपने बेटे का ध्यान रखना को ही ना कह दे। वैसे भी वो क्राई बेबी जरूर कोने में बैठकर रो रहा होगा। गधा कहीं का। वैसे मजा आएगा जब मैं उसे उसकी बीवी के बारे में बताऊंगी कि वो उसे धोखा देने वाली है। तब उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं उसकी फोटो खींच लूंगी और मीडिया में दे दूंगी। फिर उड़ेगी उसकी धजिया। वो अपनी सोच पर ही खुश हो रही थी। उसने स्टडी रूम का डोर भी नॉक नहीं किया और एकदम से अंदर चली गई। अंदर थोड़ा अंधेरा भी था। अचानक विश का पैर किसी चीज में फंसा और वो चीखते हुए गिरने लगी। आहे। विश खुद को संभाल नहीं पाए। उसके हाथ से कटोरी भी छूट चुकी थी, पर अचानक ही उसने किसी सख्त चीज को पकड़ लिया और उसके साथ ही नीचे गिर गई। हल्दी की कटोरी हवा में उछलते हुए पलट गई, जिस कारण सारी हल्दी विश के साथ साथ अक के ऊपर भी गिर गई, जो विश के नीचे दबा हुआ था और उसके साथ ही जमीन पर गिर गया था। क्योंकि विश ने खुद को बचाने के लिए जिस चीज को पकड़ा था वह अक था। अक इस वक्त शर्टलेस था। उसने सिर्फ लोअर पहनी हुई थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसके मुंह से शराब की महक आ रही थी। वही विश की आंखें एकदम से बंद थी और अक उसे जानलेवा नजरों से देख रहा था। विश बहुत ही इनोसेंट और प्यारी लग रही थी, इसलिए अक धीरे धीरे उसमें खोता जा रहा था। दोनों की ही धड़कनें फिर से बढ़ चुकी थी। खासकर अक की। उसकी नजर विश के होंठ पर चली गई, जो रेड लिपस्टिक के कारण बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अक की इच्छा हुई कि वो उसे किस कर ले। वो धीरे धीरे अपने अंगूठे को विश के होठों पर रब करने लगा। पता नहीं उसे क्या हुआ कि वह उसे किस करने के लिए उसकी के होठों की तरफ अपने होठों को लेकर जाने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।